CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली भारतीय महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला उड़ान उड़ान उड़ान। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम मैडम भीखाजी कामा। ये दौर था 1902 से 1936 के बीच का। भारत में जहां अंग्रेजों का उपनिवेशवादी शासन अपने शिखर पर था, इसके प्रति उपजता देशवासियों का विरोध भी चरम पर था। भारतवासियों में गुलामी की बेड़ियां तोड़ फेंकने की बेचैनी थी, तो अंग्रेजों को उपनिवेशवादी शासन को बनाए रखने की जिद थी। विरोध रोकने के लिए जैसे जैसे अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी उपाय बढ़ते जाते थे, देश विदेश में स्थित भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह उतना ही तेज और आक्रामक होता जाता था। विद्रोह, दमन, बेचैनी, वैचारिक टकराव और क्रांति के इस दौर में ये किसका भय है जो भारत में बैठे इस अंग्रेज अफसर को इतना चिंतित किए दे रहा है? किसका भय? किसका भय? सुनो सर, जरा लंदन फोन लगाओ और कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। यस सर। इस लेडी ने परेशान कर दिया है। ये सब भड़काऊ भाषण देती है कि सर बात कीजिए। ये मैं कैसी खबरें सुन रहा हूँ? आखिर आप इस लेडी को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आए दिन हाइड पार्क से भड़काऊ भाषण देती रहती है। रोकिए इन्हें। But sir, what can we do? Well. If you can't do anything, just finish her. Yes, sir. कौन? मैडम, मैं हूँ। ओह, आओ अंदर आ जाओ। जी मैडम। इतनी रात गए कैसे आना हुआ? मैडम, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आप जल्द से जल्द पेरिस के लिए रवाना हो जाएं। देखिए, यहाँ लंदन में आपको मार डालने की योजना बना ली गई है। तुम चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। और इन अंग्रेजों के हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं। सुनो जी, तुम लोग यहाँ चल रहे कार्यों का ध्यान रखना। मैडम, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो। मैं फ्रांस के लिए रवाना होती हूँ। जी। आज भारत को आजाद हुए वर्षों बीत चुके हैं, पर हम में से कितने इन्हें और इनके वीरतापूर्ण कार्यों को जानते हैं, जो 33 वर्षों तक लगातार विदेशी भूमि से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का दम रखती थी। विदेशी धरती से इसलिए क्योंकि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से आतंकित उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार ने लगभग उम्र भर उनके भारत आने पर रोक लगाए रखी।
ये बहादुर जांबाज महिला थी मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक रईस पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता सौरभजी प्रेमजी पटेल एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक अमीर पारसी परिवार से थीं। मैडम कामा ने अलेक्जेंड्रिया गर्ल्स स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। यद्यपि उनकी शिक्षा अंग्रेजी माहौल में हुई थी, पर शुरू से ही वे राष्ट्रवादी विचारधारा की समर्थक थीं और अंग्रेजों के प्रति घोर विद्रोह की भावना रखती थीं। वे भाषाई क्षमता की धनी थीं और छोटी उम्र से ही अलग अलग मंचों से बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध भारतीय पक्ष का समर्थन करती थीं। वे जैसे जैसे बड़ी होती गईं, उनकी राजनैतिक सक्रियता बढ़ती गई। भीखाजी कामा का ये व्यवहार उनके माता पिता की चिंता का विषय बनता जा रहा था। बेटी भीखाजी, भीखाजी। जी डैडी। जरा इधर तो आना। आई डैडी। जी डैडी। बेटा, मैंने सुना है तुमने अपनी बातों से अपने अंग्रेज शिक्षकों को खासा नाराज कर दिया है। मैं क्या करूं डैडी, मुझसे उनकी भारत विरोधी बातें सुनी नहीं जाती। डैडी, मैं उनकी बातों का जवाब देती हूँ तो वो नाराज हो जाते हैं। अब ये तो सच ही है कि अंग्रेज लगातार हमें आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं। बेटी ठीक है, पर तुम क्यों इन बातों में पड़ती हो? तुम तो बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। डैडी, अगर हम सब यही सोचने लगे तो गुलाम के गुलाम ही रह जाएंगे। उपनिवेशवादी शासन का विरोध कौन करेगा? और डैडी, आप अंग्रेजों से इतना क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं आप उनसे? मैं नहीं डरने वाली। बेटी, अब क्या करूं इस लड़की का? क्या बात हो गई जी? आप इतना परेशान क्यों हैं? भीखाजी की माँ, अब मैं क्या करूं? मैं इसी की वजह से परेशान हूं। पता नहीं क्यों इसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। अब इस पर अंग्रेजों के विरोध का जुनून चढ़ा है। इस लड़की में इतना गुस्सा और इसके ये विद्रोही तेवर तो मुझे डरा ही देते। तो आप इसकी शादी की क्यों नहीं सोचते? देखिए, घर गृहस्थी में रमकर सब भूल जाएगी। हाँ, शायद तुम्हारा कहना सही है। और एक दिन भीखाजी कामा का विवाह एक रईस और रुतबेदार परिवार में तय कर दिया गया। उनके पति रुस्तम जी कामा एक प्रतिष्ठित वकील थे। 3 अगस्त 1885 को, ठीक उसी वर्ष, भीखाजी कामा का विवाह हुआ जब मुंबई में श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये वो समय था जब बंगाल में श्री अरविंदो और महाराष्ट्र में तिलक के नेतृत्व में क्रांति का जोश उफन रहा था। चारों ओर अंग्रेज सरकार के प्रति अवज्ञा का माहौल था और नए नए राष्ट्रवादी दल नित्य पनप रहे थे। मैडम भीखाजी कामा जैसी स्वतंत्र विचारधारा वाली महिला के लिए यह माहौल उनके भविष्य को दिशा देने के लिए काफी था। क्रांति की समर्थक मैडम भीखाजी कामा को अपने पति के विचार समय की मांग के प्रतिकूल लगते थे। सक्रिय राजनीति में उनके पति की कोई रुचि नहीं थी और वे अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यता के हिमायती थे। इस
इस वैचारिक विभेद की वजह से मैडम कामा का वैवाहिक जीवन मतभेदों से भरा था। राष्ट्रवादियों की गतिविधियों को लेकर अक्सर ही पति पत्नी में बहस हो जाती थी। साहब अभी तक घर नहीं लौटे, न जाने क्या बात है। आते होंगे मैडम, आप चिंता न करें। लीजिए, वो आ गए। अरे आ गए आप? आज बड़ी देर हो गई लौटने में। सब ठीक तो है? ठीक क्या हो सकता है इस देश में? जगह जगह सड़कों पर उपद्रवी उतर आए हैं, सारा यातायात रुका हुआ है। अंग्रेजों और विदेशी माल से पता नहीं इन्हें क्या समस्या है। तो अंग्रेजों और विदेशी माल के बहिष्कार में ठीक क्या नहीं है? सड़कों पर उतर आए लोग उपद्रवी नहीं, राष्ट्रवादी हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी चीजें ही तो अपनाएंगे ना। आखिर विदेशी सामान के इस आकर्षण ने ही तो हमारे घरेलू उद्योगों को नष्ट कर दिया है। तुम भी ना सच्ची। हमें आर्थिक रूप से इन अंग्रेजों पर आश्रित कर दिया है, शोषण कर रहे हैं ये हमारे देश का। देखो, ये व्यापार है, व्यापार। अंग्रेज बड़े पैमाने पर सामान बना रहे हैं और सस्ते दामों पर हमें उपलब्ध कराकर हमारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। हम तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, ये हमारा दोष है, अंग्रेजों का नहीं। और फिर इस चरखे और हथकरघे से भला कब तक काम चल सकता है? एक देश का तकनीकी विकास उसे दूसरे देशों के शोषण का हक नहीं दे देता, और इस शोषण को व्यापार तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। रहा चरखे और हथकरघे का सवाल, तो यदि देश का आर्थिक दोहन रोकना है तो पहले चरखे और हथकरघे को ही बचाना होगा। ओफो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। पता नहीं बात शुरू करो और कहां से कहां बात लेकर जाए। न जाने कब समझेंगे ये। पर मैडम कामा वैवाहिक जीवन के इन मतभेदों से विचलित नहीं हुई और निरंतर समाज सेवा और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहीं। यहां तक कि 1897 में जब प्लेग जैसी महामारी बंबई प्रेसिडेंसी में फैली थी, तो प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा करते हुए वे खुद इस महामारी की चपेट में आ गईं। वे बच तो गईं, पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। 1902 में उनके परिवार और मित्रों ने इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें लंदन भेज दिया। यहीं मैडम कामा द ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आई और उन्हीं के नेतृत्व में भीखाजी कामा की सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। इसी दौरान वे अनेक देशभक्त छात्रों और उन यूरोपीय बुद्धिजीवियों के संपर्क में आई जो भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे। लंदन में ही 1908 में वे विपिन चंद्र पाल से मिली और अन्य देशों की यात्रा के दौरान उनका संपर्क श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, वीर सावरकर, मुकुंद देसाई और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे क्रांतिकारियों से हुआ। वे भारतीय हों या गैर भारतीय, वे सभी क्रांतिकारियों के लिए धन संचय करती थी और उनकी आर्थिक मदद करती थी। रूसी क्रांतिकारियों से भी उनका संपर्क था और लेनिन के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता था। लंदन उनकी क्रांतिकारी राजनीतिक गतिविधियों का आधार स्थल बन चुका था और वे खुलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने विचार अभिव्यक्त करती थीं। मैडम कामा की प्रसिद्धि और प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। यही वजह थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मार डालने की योजना बना ली थी, पर मैडम कामा तो पहले ही इंग्लिश चैनल पार कर फ्रांस जा चुकी थी। मैडम कामा क्रांतिकारी विचारधारा की पक्षधर थी
अपने एक भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति की जरूरत का स्पष्ट कारण बताते हुए कहा, देखिए, आप में से कुछ ये मानते होंगे कि एक महिला होने के नाते मुझे क्रांति और युद्ध का विरोध करना चाहिए। एक समय था जब मैं भी ऐसा ही सोचती थी। 3 साल पहले तक मुझे हिंसा शब्द सोचने मात्र से भी अरुचि थी, पर ये भावना अब जा चुकी है और इसका श्रेय उदारवादी नीति की असफलता को जाता है। अगर शत्रु हिंसा का मार्ग अपनाकर हमें बाध्य कर ही दे तो हमारे सामने रास्ता ही क्या रह जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। भाई ऐसे विचार, ऐसी बहादुरी और ऐसी कर्मठता। हाँ, मैडम कामा सचमुच स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर है। राष्ट्र निर्माण में जो स्त्रियों की भूमिका होनी चाहिए उसे वो भली भांति जानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, सुना है इजिप्ट में ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करने वाली है। हाँ। सभा में आए सभी उपस्थित लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, पर आधा इजिप्ट कहाँ है? आधा इजिप्ट? मैं तो केवल पुरुषों को ही देख रही हूँ जो देश का केवल आधा प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभा तो केवल पुरुषों से भरी है। जरा बताइए, कहाँ हैं आपकी माएं और आपकी बहनें कहाँ हैं? अब बात तो ठीक है। मत भूलिए कि पालना हिलाने वाले हाथ व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं, और मत भूलिए कि राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों की भूमिका कितना अधिक महत्व रखती है। मैडम कामा केवल वचन से ही नहीं, मन और कर्म से भी बहादुर और कर्मठ थीं। उन्होंने अपने पेरिस आवास को विश्व भर के क्रांतिकारियों का शरण स्थल बना लिया था। उनका घर तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियों का गढ़ था, यहां तक कि वहां से चोरी छिपे हथियार और क्रांतिकारी साहित्य भारत भेजा जाता था। ये लो, इसे खिलौने की सिलाई खोलकर इसके अंदर पैक कर दो। जी, अभी के लेता हूँ मैडम। ये कुछ और भी हैं, इन्हें भी उपहारों की तरह पैक कर दो। जी, बहुत अच्छा। और मैडम, ये किताबें, इन्हें भी तो भेजना है, इन्हें कैसे पैक करें? उस कमरे में कुछ गत्ते के डिब्बे रखे हैं जी, इन्हें उनमें पैक करना है। अच्छा, जल्दी ले आओ, मुझे भी दे देना। कुछ पैक मैं भी कर देती हूँ। जी मैडम, बस अभी लाई। देखिए मैडम, लग रहा है ना कीमती उपहार। अंग्रेज सरकार लाख पहरे लगा ले, हमारे उपहार इसी तरह भारतीय क्रांतिकारियों तक पहुंचते रहेंगे। तो ऐसी थी मैडम भीखाजी कामा, निर्भीक और देश पर मर मिटने के जज्बे से भरी हुई। अगस्त 1907 में जब जर्मनी में स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन हुआ, तो वहां मैडम कामा की हिम्मत और वाक्पटुता देखते ही बनती थी। इस आयोजन में देश विदेश के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आयोजन के अंतिम दिन, अंतिम सत्र में मैडम कामा मंच पर आई। अरे अरे, उन्हें देखो, कौन है वो? अरे ये तो बिल्कुल हिंदुस्तानी राजकुमारी जैसी लगती हैं। हाँ। अपने भाषण के अंत में उन्होंने अपने हाथों में पकड़े एक लिपटे हुए कपड़े को खोला, जो देखते ही देखते
खूबसूरत तिरंगे में बदल गया। उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाकर फहराते हुए मैडम कामा बोली, ये वो झंडा है जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है। देखिए, ये जन्म ले चुका है। इस पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों के लहू की मोहर लग चुकी है। मैं उपस्थित महानुभावों का आह्वान करती हूं कि सब उठें और हमारी आजादी के प्रतीक इस झंडे को सलामी दें। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! ये था मैडम भीखाजी कामा का स्वतंत्रता का आह्वान। ब्रिटिश दमन के खिलाफ उनका पूरा भाषण जर्मनी के समाजवादी समाचार पत्र वॉर वॉर्ट्स में छपा था। यह घटना अविस्मरणीय है, क्योंकि वो मैडम कामा ही थीं जिन्होंने सबसे पहले विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगा फहराया था। कहा जाता है कि ये तिरंगा उन्होंने अपने हाथों से सिला था। ये झंडा पुणे के मराठा और केसरी पुस्तकालय में लोगों के दर्शन के लिए लगा हुआ है। ब्रिटिश सरकार की नजरों में भीखाजी एक खतरनाक क्रांतिकारी नेता थी, इसलिए उनके हर कदम पर सरकार की नजर थी और उनके पल पल की जासूसी की जाती थी। उनके भारत आगमन पर रोक लगा दी गई। 30 वर्ष तक वो पेरिस में ही रहीं। 1936 में 74 साल की उम्र में जब स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ चला, तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत लौटने की अनुमति दी। वो भारत लौटकर बेहद खुश थीं, पर लौटने के जल्द बाद ही 13 अगस्त 1936 को उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के 11 वर्ष बाद भारत आजाद हो गया। आजादी की लड़ाई के उस दौर में, जबकि सामान्य तौर पर महिलाएं पत्नी, बहन, पुत्री या सहयोगी के रूप में ही स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों का साथ दिया करती थीं, मैडम कामा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उभरी। मायके की धन संपत्ति और पति के घर के वैभव और विलास को त्याग कर उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना और इसी मार्ग पर चलते चलते देश के सम्मान पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मैडम भीखाजी कामा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक समन्वय डॉक्टर अनुभूति यादव, शोध एवं आलेख डॉक्टर इंदु कुमार, कलाकार नीरज शर्मा, मंजू मैनी, हर्ष बाला, राजेश आहूजा, प्रवीण शर्मा, दिनेश वर्मा और गीता वर्मा। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी। निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।